Wish you warm welcome to our digital meeting. And today I'm very happy to share that we have Mr. Vatsal Patel, young independent mutual fund distributor and insurance agent from Bhavnagar. Welcome to our digital meeting, Vatsal. Thank you, sir. It's my pleasure, Vatsal. Vatsal is a second generation independent financial advisor. Is enrolled in our digital practical financial wellness coach certification, and I am very happy to share that he has successfully completed 2 months of training, and today we are meeting to discuss the what he has learned in last 2 months and how this learning is helpful to be a better फाइनेंशियल वेलनेस कोच टू दी फैमिली। तो वत्सल, आपको पता है कि हमारी जो डिस्कशन है उसका ट्विन ऑब्जेक्टिव है। एक, फर्स्ट कि लास्ट 2 मंथ में आपने क्या क्या लर्न किया वो हम डिस्कस करेंगे। तो जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको एक आइडिया आएगा कि आपकी नई जर्नी के बारे में, और साथ साथ में ये मीटिंग से you will be able to do a more practical application with your existing and potential client, and same time जो young इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूटर है उनको एक आइडिया आएगा क्यों सर्टिफिकेशन करना चाहिए और क्या सर्टिफिकेशन के बेनिफिट है। तो वत्सल, आई रिक्वेस्ट यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन एंड देन विल डिस्कस इन डिटेल फॉर अनदर 30 to 40 minutes. So my name is Vatsal Patel. I am a civil engineer and I done my B Civil in 2017. Also, I cleared architecture course in 2018 and उसी टाइम पे मैंने NISM MP के एग्जाम क्लियर करी। Okay. And I am the second generation of this financial firm. My father Vijay Patel who started in 2000, जो मेरी फर्म है पटेल इन्वेस्टमेंट, तो को अभी 21 साल हो गए हैं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो अभी मैं फुल्ली इस फील्ड में ही मेरा माइंड है कि मैं इस फील्ड में ही अभी जाना चाहता हूँ, और इसके लिए अभी मैं CAP की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। तो मुझे थोड़ा बताएंगे वत्सल आप अपनी फर्म के बारे में कि विजय भाई ने जब स्टार्ट किया था तो उस समय कैसे वो आगे बढ़े, और अभी आपकी फर्म का कितना म्यूचुअल फंड का AUM है, इंश्योरेंस का बिजनेस कितना है, थोड़ा इन लास्ट 21 years अचीवमेंट्स ऑफ योर फर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे फादर ने पोस्ट ऑफिस से स्टार्ट किया था कि रिकरिंग डिपॉजिट, किसान विकास पत्र, और उसके बाद LIC, और इन 2000 में उसने म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट किया था। ओके। तो अभी तक हमारा AUM है वो आज की डेट में 200 करोड़ के प्लस हो गया है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। और SIP बुक साइज? और SIP अभी 1 CR के आसपास है। वेरी गुड, वेरी गुड। और साथ में लाइफ जनरल हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा? यस सर, यस। तो पहले अभी इक्विटी म्यूचुअल फंड में फोकस था, तो अभी 2 साल से हम इंश्योरेंस में सभी हेल्थ, टर्म और LIC का भी साथ में फोकस किया है। ओके, ओके। तो वत्सल, जब आपने आपकी फर्म को ज्वाइन किया 3 साल पहले, ओके, तो एज ए सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो क्या क्या आपको लगा कि क्या क्या चैलेंजेस थी, और वो चैलेंजेस आपने सॉर्ट आउट की, तो कैसे सॉर्ट आउट की, और क्या क्या चैलेंजेस अभी और सॉर्ट आउट करनी बाकी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर ये मेन चैलेंजेस ये है कि जो क्लाइंट है वो अभी तक ऑनबोर्ड नहीं हुआ था उस टाइम पे, कि जो भी वर्क था वो फिजिकल हो रहा था, कि फॉर्म में साइन करना, चेक फिलअप करना, तो उस तरीके से काम हो रहा था। और जो बाहर का क्लाइंट है, मान लो कि आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ एरिया है, तो वो वहाँ पर हम जो कुरियर उसको करते थे, और बाद में वो 1-2 दिन के बाद वो भेजता था। यस, तो यस। टाइम पे हम ये जो कर नहीं पाते थे। और दूसरी चैलेंजेस ये थी कि मार्केट जब बढ़ता था, ठीक है, तो क्लाइंट को रिडेम्पशन करने आता था, और मार्केट जब फॉल होता है तो ये बोलता है कि रिटर्न नहीं है। तो जो प्लानिंग होनी चाहिए थी प्रॉपर, वो उस समय नहीं हो पाती थी। ओके।
तो कहीं ना कहीं अभी मेरे हिसाब से 2 चैलेंज में से एक चैलेंज आपने सॉल्व कर ली, थैंक्स टू पेंडेमिक, ऑफलाइन से आपने सब ऑनलाइन कर लिया। और सेकंड चैलेंज जो है जिसमें कहीं ना कहीं अभी तक का जो बिजनेस था वो मोस्टली एडॉक बिजनेस था, जहाँ पे क्लाइंट एक रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता है, रिटर्न मिल गया तो भी विड्रॉ कर लेगा, रिटर्न नहीं मिला तो भी विड्रॉ कर लेगा। तो ये कंडीशन में ये चैलेंज सॉर्ट आउट करने के लिए अभी आप सर्टिफिकेशन कोचिंग कर रहे हैं, जिसे कहीं ना कहीं आप एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करके वो क्लाइंट को एक डिसिप्लिन दे सकते हैं। क्योंकि डिसिप्लिन कब आएगा, जब क्लाइंट को पता है कि ये मेरा 10 साल के बाद का गोल है, उसीलिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्लाइंट डिसिप्लिन हो जाएगा, हर महीने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा। साथ साथ में वो बीच में बहुत कम चांस होगा लैप्सेशन का या विड्रॉल का, क्योंकि उसको पता है कि एक गोल के लिए कर रहा हूं और वो गोल मेरा डॉटर का हायर एजुकेशन का भी है, मेरे डॉटर की मैरिज का भी है, या मेरा रिटायरमेंट के लिए है। तो गुड, वेरी गुड। So this is the one of the reason for enrolling for the certification coaching. Yes sir. Good, very good. तो जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना है, CFP सर्टिफिकेशन आपने डिसाइड किया आपके सेकंड चैलेंज सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था सेल्फ स्टडी में आप जा सकते हैं, FPS भी आज की डेट में उनका स्टडी मटेरियल देती है, जो आप पढ़ के एग्जाम देके आप पास कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप एक प्रोफेशनल कोच को हायर करते हैं और उसके साथ ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद आप एग्जाम के लिए जाते हैं। तो आपने क्यों कोचिंग को चूज किया इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू सेल्फ स्टडी? इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सेल्फ स्टडी की एक बात सेल्फ स्टडी में है कि हम अपना जो मनी है वो हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, पर जो समय है वो वहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि जो मोटिवेशन है, जो स्किल है, टेक्निकल और सॉफ्टवेयर स्किल दोनों जो है वो हमें नहीं मिल सकते हैं। और कोचिंग का बेनिफिट यही है कि जो CFP की जर्नी है वो ऐसे भी नहीं है कि हम सेल्फ स्टडी कर ले और सर्टिफिकेट हम ले लेते हैं, ठीक है, पर सर्टिफिकेट के साथ जो स्पिरिट आना चाहिए, जो स्किल आनी चाहिए हमारे में, वो हमें नहीं मिलती है। और कहीं ना कहीं टाइम भी हमारा वेस्ट होता है कि, और दूसरी बात है कि मान लो कि जर्नी में जो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, तो वहां पर हमें मोटिवेशन देने के लिए कोई नहीं होगा जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं। और प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व नहीं होती है तो कभी कभी हम बीच में से भी वो छोड़ देते हैं कि अभी नहीं करना है, ठीक है। डेफिनेटली सेल्फ स्टडी में आती है। यस यस, यू आर राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं एक सेल्फ स्टडी में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं होता है, जो आप आपके हिसाब से रीड करते हैं या आपके हिसाब से नॉलेज एक्वायर करते हैं और हो सकता है सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर लेंगे, बट कहीं ना कहीं जब सर्टिफिकेशन कंप्लीट होगा तभी उसको कैसे प्रोफेशनल लाइफ में यूज करना वो कैंडिडेट को पता नहीं है, वो फ्रेशर है या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, एंड दैट्स द रीजन उसको लगता है कि मुझे CFP सर्टिफिकेशन या कोई भी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किया उसका इतना बेनिफिट नहीं मिला। अभी दूसरा ऑप्शन आपने यानी कि आपने चूज किया कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी, कोचिंग को चूज किया। और कोचिंग में भी 2 ऑप्शन रहते हैं, एक केयूर शाह, जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्री ज्वाइनिंग पेड काउंसलिंग सेशन आपने अटेंड किया था, पेड सेशन जहाँ पे आपने 2000 पे किए थे। मैंने रिपीटेडली आपको समझाया था कि यू नीड टू इन्वेस्ट एवरेज 2 to 3 hours पर डे और 20 hours पर वीक। साथ में आपको 3x मनी भी इन्वेस्ट करना था दूसरे कोचिंग क्लास के सामने। तो क्यों आपने केयू शाह को चुना वर्सेस दी अदर इंडिपेंडेंट फैकल्टीज? केयूर सर को सर चुनने का एक ही रीजन है कि तभी जो इंस्टीट्यूट है उसका टारगेट क्या होता है कि CFP सर्टिफिकेट हमें मिल जाए, ठीक है। तो जो स्पिरिट के साथ मिलना चाहिए ना वो मुझे सिर्फ केयूर सर की यही बात अच्छी लगी कि जो CFP सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही, पर वो स्पिरिट के साथ कि सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है सर आपका कि डोमेन एक्सपेक्टेशन है, टेक्निकल स्किल है, सॉफ्टवेयर स्किल है, तो वो हिसाब से कहीं और मुझे नहीं मिल सकता था। 2 मंथ कंप्लीट हो चुके एंड आपकी 30-40% ट्रेनिंग भी कंप्लीट की है आपने। तो अभी वो ट्रेनिंग को हम एज ए इन्वेस्टर आप देखें
तो आपके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या बेनिफिट आपको एज ए इन्वेस्टर, एज ए वत्सल पटेल फर्स्ट आपको मिले वो ट्रेनिंग लर्न करने से? ट्रेनिंग सर लर्न करने से कई सारे बेनिफिट हुए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मेरा जो एक्सपेंस और इनकम है उसके बारे में पता चला कि उसका प्लानिंग कैसे करना चाहिए। एक केस स्टडी हमारे खुद का एक केस स्टडी बनाना है तो वो कैसे करना चाहिए, एसेट प्लानिंग ओके। है। फिर गोल प्लानिंग है कि कोई भी हम इन्वेस्ट करते हैं जब भी, तो हम इमोशनली पहले इन्वेस्ट करते थे और रिटर्न और प्रोडक्ट ओरिएंटेड करते थे। ठीक है, तो अभी जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉजिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं मेरा गोल यही है तो मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना है। फिर मेरा इनकम इतनी है तो उसका 1/3 तो मुझे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तो वो सारी बातें वो भी उस चेंजेस में आए हैं लाइफ में। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने देखा है कि मेजोरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट ने एक फीडबैक दिया है कि उनके जो लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस है, क्योंकि एक व्यक्ति यंग एज में रहता है तो उसको लगता है कि हम अच्छा अर्न कर रहे हैं तो व्हाई डोंट वी स्पेंड मोर मनी। ओके, तो कहीं ना कहीं जब हम मॉल में जाते हैं या अभी तो ऑनलाइन ऑप्शंस आ गया है तो वी टेंड टू बाय इमोशनली और इम्पल्सिव लॉट ऑफ थिंग्स। मे बी हर महीने 5 to 10,000 का भी एक्सपेंस कर लेते हैं तो पूरे साल में 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जाता है। बट नाउ वंस वी गॉट द क्लैरिटी, तो हम एक बार सोचते हैं या 2 बार सोचते हैं बिफोर स्पेंडिंग द मनी, सो वी कैन सेव हाफ ऑफ द एक्सपेंस। तो 1 लाख की जगह पे 50,000 भी हम सेव कर सकते हैं लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। तो दैट विल बी अ बिग अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास और अपर क्लास फैमिली। And over 20 years, one can create a corpus of 1 crore by saving only the lifestyle expenses part of the। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ऐसे इनकम बढ़ती है, ऐसे लाइफस्टाइल एक्सपेंस भी बढ़ते रहते हैं। दूसरा आपने बताया लॉजिकल थॉट प्रोसेस। तो लॉजिकल थॉट प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप आज की डेट में यंग प्रोफेशनल है, एक अच्छी इनकम है, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के है, बट आपको एक क्लैरिटी आ गई कि मेरे लिए एग्जाम्पल पर्टिकुलर कार मेरे गोल के हिसाब से सुटेबल है। ओके, उसके बाद दूसरा व्यक्ति ने कौन सी कार ली है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैंने जो कार परचेज की वो मेरी नीड के हिसाब से परचेज की है। ओके, या मैं नहीं परचेज कर रहा हूं तो भी उसके पीछे लॉजिकल रीजंस है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट कम है तो इसलिए मैं ज्यादा प्रेफर कर रहा हूं टैक्सी सर्विसेज से। ओके, तो दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है उसे लेना देना नहीं है, एक कंपैरिजन के मोड से निकल सकते हैं। तो आज की डेट में मुझे एग्जांपल में मेरी पर्सनल बात करूं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं किसी की मर्सिडीज बेंज देखता हूं, BMW देखता हूं, मुझे कोई इट्स लाइक मशीन, मुझे उसकी मशीन की जरूरत नहीं तो मैं क्यों उसको लूं या उसके बारे में सोचूं। आप समझ रहे हैं ना? तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब व्यक्ति के पास लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, लॉजिकल सोच, लेस इमोशनल एंड मोर लॉजिकल सोच बनाता है, तो कहीं ना कहीं उसको क्लैरिटी है कि मेरी इनकम इतनी है, मेरे गोल ये है और वो गोल के हिसाब से मुझे ऐसे ऐसे ही मुझे एक्सपेंस करने हैं और ऐसे ऐसे ही मुझे इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो उसके बाद दूसरा क्या कर रहा है उसे मुझे लेने देना नहीं है। तो आपको 7 दिन के लिए वेकेशन पे जाना है, आपने एक बजट बनाया है और आप हो सकता है कि माउंट आबू घूम के आ गए 7 दिन के लिए। ओके, कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड जाता है। एंड ऑफ द डे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेकेशन? हैविंग द एंजॉयमेंट। हम एक रूटीन होती है लाइफ से, उसे बाहर निकलना है, अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो जरूर नहीं है कि हम स्विट्जरलैंड जाएंगे तो ही खुशी मिलेगी। खुशी तो माउंट आबू में भी मिल सकती है और स्विट्जरलैंड में भी मिल सकती है। हो सकता है स्विट्जरलैंड में आप पैसा बोरो करके गए हैं या आपको अपने आप को स्ट्रेच करके गए हैं, तो वहां पे आपको पैसा खर्च करने की प्रॉब्लम होगी ना, क्योंकि आपने सब कुछ खर्च करके ही आप गए थे। अभी आपके पास वो एक्स्ट्रा यूरो नहीं है स्पेंड करने के लिए। जबकि आप माउंट आबू गए हैं तो आपको पता है कि आप अपने बजट के हिसाब से गए, तो यू कैन हैव अ मोर लेजर लाइफ for 7 days holiday in Mount Abu. I'm just giving example. So most important है कि जब हम एक हाई क्वालिटी कोचिंग करते हैं तो हम लेस इमोशनल एंड मोर लॉजिकल बनते हैं। हमें क्लैरिटी मिलती है कि हमारे लाइफ के क्या गोल्स है, कौन से नीड बेस्ड गोल है, कौन से वांट बेस्ड गोल है। अकॉर्डिंगली वी डू अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर स्पेंडिंग। तो अभी हम आगे बढ़े उसके पहले मैं 1-2 क्वेश्चन ले लूं। तो
वत्सल, आपको पता है कि यू हैव एनरोल्ड, यू आर बेस्ड इन भावनगर, आई एम बेस्ड इन मुंबई, राइट नाउ वी आर मीटिंग ऑन अ जूम मीटिंग। तो जूम मीटिंग में हम एक डिस्कशन कर सकते हैं, बट टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग ऑन जूम it is quite difficult and we cannot have that kind of atmosphere. तो इसीलिए I have हमारा जो ऑप्शंस है स्टूडेंट के लिए वो है लाइव रिकॉर्डेड क्लासरूम ट्रेनिंग। सो यू हैव एनरोल्ड इन लाइव रिकॉर्डेड क्लासरूम ट्रेनिंग व्हिच वी हैव कंडक्टेड 200 आवर्स ट्रेनिंग which is the 3x of the current curriculum in terms of length, width and depth. It includes the technical skills and soft skills. प्लस जो भी क्वेरीज है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन सपोर्ट से कर लेते हैं। तो कैसा आपका फीडबैक है वीडियो लेक्चर्स के बारे में? इन लाइव रिकॉर्डिंग उसका सर मेन बेनिफिट यही है कि उसमें एक तो कोई इश्यू नहीं है, और दूसरी बात ये कि हम जब चाहे तब वो वीडियो हमारे टाइम में देख सकते हैं, और कोई भी क्वेरी और प्रॉब्लम आई अंडरस्टैंडिंग में तो हम उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो कोई इश्यू नहीं है लाइव रिकॉर्डिंग वीडियो में। ओके, तो समझो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि समझो कि आप मुंबई बेस्ड होते और आपके पास दो ऑप्शंस है, एक क्लासरूम ट्रेनिंग आप हर संडे आ सकते हैं एग्जांपल, और दूसरा आप लाइव रिकॉर्ड लेक्चर्स 2 महीने आपने ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद आपको ऑप्शन चूज करना है इनफॉर्म, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? सर तो मुंबई की बात है तो हम लाइव रिकॉर्ड वीडियो की चूज करेंगे, क्योंकि जो टाइम है वो भी हमसे वो साथ में कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आना और वापस जाना और पूरा दिन का जो वीडियो जो लेक्चर होता है वो अटेंड करना, तो उससे मुझे बेटर लगा कि लाइव रिकॉर्ड वीडियो ही बेटर है, बेटर ऑप्शन है। Keep some discipline of average 2 to 3 hours per day, maybe early morning 1 hour, maybe evening 1 hour, और सैटरडे संडे या पब्लिक हॉलिडे आप ज्यादा टाइम देते हैं तो 20 आवर्स का एक सेल्फ डिसिप्लिन लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट यू आर पार्ट ऑफ द क्लासरूम ट्रेनिंग व्हिच आई एम कंडक्टिंग इन मुंबई एंड यू आर अटेंडिंग लाइव क्लासरूम ट्रेनिंग ऑन योर लैपटॉप। और कुछ भी क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप वहां पे पूछ नहीं सकते, बट आप इवनिंग में फोन करके या जूम मीटिंग के साथ डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि वत्सल ने जो ट्रेनिंग कंप्लीट की है उस हिसाब से उसने एक बेहतरीन फाइनेंशियल प्लान क्लाइंट का बनाया है। तो यहाँ पे मैं वो प्लान शेयर करता हूँ। तो वत्सल आप ये प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि आपने तो आपके क्लाइंट को आइडिया आएगा कि एक फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और कैसे आप उसका कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान बना सकते हैं। So this is my one of my client Mr. चिराग पटेल, और यहाँ पर उसकी फैमिली का इंफॉर्मेशन दी गई है कि 3 मेंबर है उसके फैमिली में, हस्बैंड, वाइफ और सन, ठीक है, और हस्बैंड की एज 38, वाइफ की 35 और सन 10 इयर्स का है, और उसकी लाइफ का जो इम्पोर्टेंट गोल है वो यहाँ पर नोट डाउन किए गए हैं कि एक चाइल्ड एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, इंश्योरेंस प्लानिंग है और कार का प्लानिंग है। तो यहाँ पर मैंने उसी गोल की करंट कॉस्ट और फ्यूचर कॉस्ट इन्फ्लेशन के साथ मैंने नोट डाउन किए कि जो भी आज की करंट कॉस्ट है वो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के साथ वो हम ऐड करें तो फ्यूचर में कितनी हो सकती है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो वत्सल बताएंगे आपके क्लाइंट के बेनिफिट के लिए क्यों आपने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया, और इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा हाईलाइट करेंगे? इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो हमें मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि कोई भी चीज है तो वो ऑन एन एवरेज 6 से 7% के साथ हिसाब से वो बढ़ती है, और अगर वो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो जो प्रॉपर प्लानिंग है वो नहीं हो सकता है कि उसको जो अमाउंट मिलनी चाहिए आफ्टर फ्यू इयर्स, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर गैप दिखेगा जो हम इन्फ्लेशन ऐड नहीं करेंगे तो वेरी गुड, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना जरूरी है। गुड। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाऊं कि हर 10 साल में जो बेसिक लाइफ जो हमारी है एसेंशियल एक्सपेंसेस, ओके, फूड के, ओके, वो हर 10 साल में डबल हो जाते हैं। जैसे
मिल्क का एग्जांपल ले तो आज अमूल 1 लीटर मिल्क 60 रुपीज लीटर है, तो 10 साल पहले वो 30 था, 20 साल पहले 15 रुपीज पर लीटर था। तो हो सकता है कि वही 7 साल 6-7% से बढ़ेगा, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद अमूल दूध जो है वो 120 लीटर हो जाएगा, या 20 साल के बाद 240 रुपीज पर लीटर हो जाएगा। आज हमें अज्यूम करना डिफिकल्ट लग रहा है, बट जैसे हम सोचते हैं 1980s में, आज से 40 साल पहले कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छा ग्रेजुएट ज्वाइन करता है तो उसको ऑन एवरेज 500 रुपये मिल रहा था, एवरेज में बात कर रहा हूँ। और आज की डेट में कोई ग्रेजुएट गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करता है तो मिनिमम उसकी सैलरी कितनी होती है, तो 15-20,000 की होती है ना। तो आप समझिए 15,000 डिवाइड बाई 500, हाँ 30 टाइम्स, और उसका हम इन्फ्लेशन करें, जस्ट ऐसे मैं कर रहा हूँ 40 साल में, तो और अभी है तो ये इन्फ्लेशन हुआ 9% के आसपास। आज की डेट में 15,000 तो हम स्टार्टिंग की सैलरी ले रहे हैं। यस वत्सल, प्लीज कंटिन्यू। तो ये सब आप एग्जांपल दे सकते हैं अपने क्लाइंट को, तो उसको क्लैरिटी मिलेगी और वो एक प्लानिंग को समझ पाएंगे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस को। उसके बाद यहाँ पर क्लाइंट की एसेट जो है उसका प्लानिंग किया है कि क्लाइंट ने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है, हाउस है, गोल्ड है, फार्म है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स है, पीपीएफ है, तो उसका लिस्ट यहाँ पर निकाल के रखा है। और उसकी जो लाइबिलिटी है, उसने पर्सनल लोन ली है 4,50,000 की, तो वो एक लाइबिलिटी है, तो वो सभी नोट डाउन यहाँ पर किया है। उसके बाद जो उसकी नेटवर्थ है, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, तो उसकी टोटल नेटवर्थ 93,25,000 यहाँ पर रखी है। और उसकी जो एसेट है उसको मैंने दो पार्ट में, कंजम्पशन और नॉन कंजम्पशन एसेट में डिवाइड किया है। कि जो कंजम्पशन एसेट वो एसेट है कि जो हम इजीली बेचना नहीं चाहेंगे, कि और बेचना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जैसे हाउस है, फार्म है, क्योंकि वहां पर से सेकंड इनकम हो रही है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो चीज मैंने कंजम्पशन में रखी है। और पीपीएफ, एफडी और इक्विटी, वो एसेट नॉन कंजम्पशन है, कि जो हम कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। कि इमरजेंसी, मान लो कि आज इमरजेंसी आई तो हम इक्विटी शेयर्स बेच बेच सकते हैं, एफडी है, तो वो निकालने में दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे दो पार्ट में उसकी एसेट को डिवाइड कर दिया है। और उसका लिस्ट निकाला कि मिनिमम 50% एसेट ऐसी होनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में कि वो नॉन कंजम्पशन हो। तो यहाँ पर एवरेज निकाली तो वो कंजम्पशन एसेट यहाँ पर ज्यादा है, 50% से भी ज्यादा एसेट कंजम्पशन है, तो वो एक बैलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पर एसेट के रिगार्डिंग। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट को बताऊं, कंजम्पशन को हम इमोशनल एसेट कह सकते हैं और नॉन कंजम्पशन एसेट को हम लॉजिकल एसेट कह सकते हैं। yes. तो इमोशनल एसेट जो ऐसी है कि आपका घर 45 लाख का है या 4.5 करोड़ का है, दोनों कंडीशन में आप चाहेंगे कि नहीं बेचे, ओके, क्योंकि ये आपका घर है। तो इसलिए एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर जब इमोशनल एसेट को लिस्ट करता है एज ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो वो उसकी वैल्यू जीरो करता है। क्यों? क्योंकि when I say whether I am living in 45 lakh house or 4.5 crore house or 45 crore house, I am not going to sell. So what is the value? Zero. Gold I am not going to sell, then value is zero. So इसीलिए हम कंजम्पशन को इमोशनल एसेट कह सकते हैं जो हम बेचना नहीं चाहेंगे, और नॉन कंजम्पशन को हम कहते हैं लॉजिकल एसेट जो हम हमारे गोल के लिए बेचते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसी के लिए हमने क्रिएट की है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम 50% हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन कंजम्पशन एसेट होनी चाहिए। यस। हाँ, फिर ये उसका कार प्लानिंग जो है उसका यहाँ पर टाइमलाइन दिखाई गई है कि उसकी जो कार की करंट कॉस्ट है उसके हिसाब से हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो आफ्टर 6 ईयर उसी कार की कीमत जो होती है वो 30,47,000 के आसपास रहती है। तो जो क्लाइंट है वो आज की तारीख में जो कोई कार खरीदना चाहता है 9 लाख की, तो उसकी वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू दिखाई है। और वो वैल्यू का जो है 30,47,000, उसको वो गोल को अचीव करने के लिए मंथली कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए,
तो यहाँ पर वेरियस रिटर्न के साथ उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी दिखाई गई है कि 6%, 8%, 12 और 10%। तो अगर क्लाइंट सिक्योर यानी कि रिस्क नहीं लेना चाहता है, लो रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी एफडी है, पीपीएफ है, तो वो 6% के साथ सिलेक्ट करेगा। अगर उसको रिस्क बढ़ाना है कि तो वो 10% के साथ, यानी कि बैलेंस फंड है, हाइब्रिड फंड है, तो वो उसको सजेस्ट कर सकते हैं। और प्योर इक्विटी में वो जाना चाहते हैं रिस्क लेकर कि नहीं मुझे रिस्क लेना ही है, तो हम उसको इक्विटी फंड सजेस्ट कर सकते हैं कि। और हम देख सकते हैं कि जब रिस्क बढ़ता है तो उसके साथ उसकी एसआईपी की जो अमाउंट है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो वो क्लाइंट पर डिपेंड है कि वो कितना रिस्क लेना चाहता है, उस हिसाब से हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड। बट यहाँ पे जब शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म गोल होता है तो वी कैन सजेस्ट दी हाइब्रिड फंड व्हेन टेन्योर इज बिटवीन 5 to 8 ईयर, यस सर। और tenure below 5 years है तो we can suggest 6 or 8%. When tenure is 10 year and above, then we can suggest any 4 option. यस सर। Okay, yes, next. फिर ये चाइल्ड हायर एजुकेशन की प्लानिंग यहाँ पर है कि उसकी टाइमलाइन भी यहाँ पर निकाली गई है कि जो करंट कॉस्ट है एजुकेशन की वो अभी 35 लाख यहाँ पर रखी गई है, और उसकी वैल्यू जो हम 12 साल के बाद निकाले फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ, तो वो 70,42,000 होती है। तो कैलकुलेशन किया कि जो टारगेट है 70,42,000 उसको अचीव करने के लिए कितनी अमाउंट की एसआईपी चाहिए मंथली, तो वो भी यहाँ पर दिखाई गई है वेरियस रिटर्न के साथ। और यहाँ पर सजेस्ट किया गया है क्योंकि जो गोल है वो भी 12 साल यानी कि लॉन्ग टर्म गोल है, तो हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं ज़्यादा और प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12% सजेस्ट किया है। Good, very good. फिर ये उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट गोल है कि रिटायरमेंट प्लानिंग। तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि क्लाइंट है उसका करंट एक्सपेंस है 35,000 पर मंथ, कि उसमें उसका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो आ गया है। ठीक है, क्लाइंट की करंट एज और उसकी वाइफ की एज यहाँ पर मेंशन की गई है। और क्लाइंट वांट्स टू रिटायर ऑन 58 ईयर्स, कि वो 58 ईयर के बाद वो रिटायर होना चाहता है। तो और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी यहाँ पर दी गई है। तो उस हिसाब से टाइमलाइन में हम देखते हैं कि 58 ईयर के बाद जब क्लाइंट रिटायर होगा तो उसकी कितनी अमाउंट होनी चाहिए। तो हमने जो उसका करंट एक्सपेंस है 35,000 आज की तारीख में, तो उसको मैंने 58 ईयर्स के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू निकाली, तो वो 1,12,000 हो गई इन्फ्लेशन के साथ, कि क्लाइंट को पर मंथ 1,12,000 चाहिए और वो हर साल 6% के साथ बढ़ेगा। तो इसी तरह जो हमने रिक्वायर्ड पर्पस निकाला ना 58 ईयर्स को, तो वो आ गया 2,69,22,000। तो वो एक टारगेट हो गया कि इतना पर्पस जो है वो हमें चाहिए 58 ईयर के बाद रिटायर जब क्लाइंट होगा तो उसको इतनी अमाउंट चाहिए। तो वो जो सर्वाइव कर पाएगा आफ्टर 85 ईयर्स तक। तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन निकाला कि वेरियस रिटर्न के साथ यहाँ पर एसआईपी का अमाउंट लिखा है, तो 6, 8, 10 और 12। तो हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये उसकी लाइफ का इम्पोर्टेंट गोल है और लॉन्ग टर्म गोल है, तो वो हम इक्विटी में ही जाना चाहेंगे। और जो उसका ये नीड बेस्ड गोल है, बाकी के जो गोल्स है कार है, ठीक है, तो वो वांट बेस्ड हो गया, तो हम उसको अगर क्लाइंट चाहे तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, पर ये उसका इम्पोर्टेंट लाइफ का गोल है। तो यहाँ पर हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि जो उसके गोल है 4 गोल है, ठीक है, तो वो सही है कि। पर अगर मान लो कि कोई भी वो 2 गोल ही सिलेक्ट करना चाहता है तो ये उसका इम्पोर्टेंट गोल रहेगा, क्योंकि ये उसको चाहिए ही। जो मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो उसको मिलना ही चाहिए, तो तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। वेरी गुड। तो वत्सल, आप डिस्ट्रीब्यूशन में बिजनेस में पिछले 3 साल से आपके फादर के साथ,
तो मुझे बताइए कि आप जब क्लाइंट को मिलते थे तो कहीं पे पेन पेपर कैलकुलेटर से कभी आपने उनका रिटायरमेंट कॉर्पस कैलकुलेट किया था, यस और नो? नो सर। डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड। तो अभी आपको लगता है कि जब आपने आपके क्लाइंट के साथ ऐसे पेन पेपर कैलकुलेटर से उनको एक इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटायरमेंट कॉर्पस बताते हैं, जिसमें उन्होंने देखा 35,000 चाहिए क्लाइंट को, उसके लिए पोस्ट रिटायरमेंट उनको ऑलमोस्ट 2.69 करोड़, नॉट अ स्मॉल अमाउंट फॉर अ मिडिल क्लास पीपल, और उसके लिए हर महीने 30,000 इन्वेस्टमेंट करना होगा। एंड दिस इज अ नीड बेस्ड गोल, क्योंकि हर एक व्यक्ति लंबा जीना चाहता है, आज के डेट में कोई मरना नहीं चाहता है, ओके, और लंबा जीना चाहता है। बट हमें पता है कि हमारा वर्किंग लाइफ जो है वो 25 ईयर्स का है, 25 से लेके मैक्सिमम 35 ईयर्स का। तो 35 ईयर्स के बाद, जो 60 के बाद जो भी हमें एक्सपेंस आएगा, उसका प्लानिंग हमें वर्किंग ईयर में करना है। तो हम चाहते हैं कि हम 100 ईयर तक जाए, तो 40 साल का हमें एक्सपेंस का प्लानिंग करना है। तो उसके लिए एक बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, जो हम कहीं पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पार्क कर सकते हैं और उसमें से हर महीने विड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए सेविंग करने की जिम्मेदारी हमारी होगी अभी। तो आपको लगता है कि जब आप हर एक क्लाइंट का ऐसा एक अच्छी तरह से रिटायरमेंट प्लान बनाएंगे, तो आपकी एसआईपी बुक आप एग्जांपल 1 करोड़ का 2 करोड़ कितने साल में कर सकते हैं? उसका जो जितना टाइम 1 करोड़ में एसआईपी क्रिएट करने में लगा, उससे तो कहीं कम टाइम में वो क्रिएट हो जाएगी। चलो हम ऐसा कहते हैं कि लास्ट 15 ईयर्स लगा आपको 1 करोड़ की एसआईपी करने का, तो एग्जांपल अभी 1 करोड़ की एसआईपी बुक को 2 करोड़ करनी है, ओके, तो कितना टाइम लगेगा? 3 साल, 5 साल, कितना टाइम लगेगा? 5 से 8 साल तक का टाइम लगेगा। आई टेल यू ऑनेस्टली, आप आपके जितने एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं, सिंपल सिर्फ रिटायरमेंट प्लान, एवरीबडी इज हैप्पी टू प्लान द रिटायरमेंट। हर एक व्यक्ति वेकेशन पे जाना चाहता है, तो रिटायरमेंट एक लंबा वेकेशन है। आप समझो रिटायरमेंट क्या है, एक लंबा वेकेशन है, 30-40 साल का वेकेशन है। तो वो 30-40 साल के वेकेशन को अच्छी तरह से एंजॉय करना है, तो उसके लिए तो कॉर्पस बड़ा चाहिए, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। तो वो कॉर्पस के लिए कोई उस समय कोई मिरेकल नहीं होने वाला है कि लॉटरी नहीं लगने वाली है 60 के पे, ओके, या कोई लोन भी नहीं मिलेगी। हाँ, लोन तो भूल ही जाओ, नहीं कि कोई इनहेरिटेंस की इनकम आने वाली है कि चलो हमारे कोई फैमिली में हमारे नाम पे छोड़ के गए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। तो हमने जो इनकम बनाई है, यानी कि हमने जो सेविंग्स इन्वेस्ट किया हर महीने, और उसको जो कॉर्पस बनेगा वही है। तो कहने का मतलब कि समझो कि ऑन एवरेज हर एक अपर मिडिल क्लास या मिडिल फैमिली को ऑन एवरेज 20-25 हजार भी पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ रहा है नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। तो हो सकता है कि आज की डेट में जो भी आपकी एवरेज एसआईपी होगी, वो मेरे हिसाब से 5 से 10 हजार की ही होगी। आप अभी कितने आपके नंबर ऑफ फैमिली पकड़ के चले तो कितने नंबर ऑफ फैमिली होंगे आपके अभी? 800 के आसपास हो गए। चलो, मेरे के लिए कितना चाहिए अभी? 30,000 के ऑन आसपास। एवरेज 20-25,000 चाहिए। इसका मतलब कि यस सर। कहीं ज्यादा पोटेंशियल है क्लाइंट के पास, बट क्लाइंट अभी ज्यादा स्पेंड कर रहा है लाइफस्टाइल एक्सपेंस पे, या लोन लेके एसेट ले रहा है, जैसे कार ले लिया, घर ले लिया, या कहीं पे दूसरी एक्टिविटी कर ली। तो जब आप उनका रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे, आई कैन एश्योर कि 5 साल जो है सफिशिएंट पीरियड है, आप अपनी एसआईपी बुक डबल कर सकते हैं, एंड क्वालिटी से। ऐसा नहीं है कि हम करने के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं क्वालिटी से बात कर रहे हैं हम। गुड, वेरी गुड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर ये इंश्योरेंस प्लानिंग यहाँ पर दी गई है, और उसको मान लो कि उसको टर्म प्लान लेना है, तो वो कितना अमाउंट होनी चाहिए टर्म प्लान की, तो उसका कैलकुलेशन यहाँ पर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर हम रखें तो उसका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है 35,000 कि मान लो कि उसकी वाइफ है, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 83 इयर्स तक है, तो अभी 48 इयर्स उसको उसके पास है कि अगर हस्बैंड आज की तारीख में नहीं रहा तो उसकी वाइफ है वो 48 इयर्स तक सर्वाइव कैसे कर पाएंगी। तो उसके लिए हमने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके टर्म उसके वो पर्पस निकाला, तो यहाँ पर चिराग पटेल को 1,62,00,000 का अमाउंट का टर्म प्लान चाहिए, जो आज की तारीख में
मान लो उसका मतलब ये है कि अगर वो आज वो हस्बैंड नहीं रहा तो ये अमाउंट से वो उसकी वाइफ है वो 48 अगले आने वाले 48 इयर्स तक वो सर्वाइव कर पाएगी। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँ सेकेंड वे में कि अश्विन पटेल 58 पे रिटायर होना चाहता है, तो हमने रिटायरमेंट कॉर्पस निकला 2,69,00,000 रुपीज। बट गॉड फॉरबिड आज अश्विन पटेल की डेथ हो जाती है तो वाइफ को तो हर महीने 35,000 चाहिए एवरी मंथ, आज से ही नेक्स्ट 48 ईयर्स के लिए, जब तक उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो आज हमें कितना लमसम पैसा चाहिए? 1,62,00,000 रुपीज। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आज भी अश्विन चिराग पटेल रिटायर होना चाहता है, ओके, डेथ नहीं होती और रिटायर होना चाहता है आज ही, तो उसका लमसम वैल्यू कितनी चाहिए हमें? 1.62 करोड़। पर आज हमारे पास नहीं है तो हमें उतना सम एश्योर्ड चाहिए टर्म इंश्योरेंस प्लान का। यस सर। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जब हम ये वीडियो अपलोड करेंगे तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कैन शेयर दैट पीडीएफ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल प्लान एज वेल एज यूट्यूब वीडियो लिंक, तो आपके क्लाइंट को आइडिया है कि ये फाइनेंशियल प्लान कैसा है, और उसके बाद यूट्यूब वीडियो में भी वो समझेंगे आपकी नई जर्नी के बारे में। उसके बाद आप उनको फोन करके भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो मैंने बताया है वो एक सैंपल प्लान है, तो आप मुझे टाइम देते हैं, ओके, तो मैं आपके साथ बैठ के आपका डेटा कलेक्ट करके आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का प्रॉपर एनालिसिस करके आपके जो नीड बेस्ड गोल है, वांट बेस्ड गोल है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए कस्टमाइज आपका फाइनेंशियल वेलनेस प्लान बना के आपको प्रेजेंट करूंगा। और उसके बाद आप आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप बास्केट ऑफ प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और हम उसको एवरी ईयर रिव्यू करेंगे और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं आसानी से, या एक प्रोबेबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की जर्नी को ज्यादा हैप्पी और पीसफुल जी सकते हैं, क्योंकि मेरे फाइनेंस मेरे कंट्रोल में है। आप समझ लो, जो भी व्यक्ति लाइफ में पीछे रह गया है तो उसका वन ऑफ द मेन रीजन हो सकता है कि 5 रीजन की रीजन है, बट उसमें एक की रीजन जो है वो है फाइनेंस का इश्यू। कोई भी आपके क्लाइंट का भी देखेंगे कि वो उसकी लाइफ में फेल गया, हमें लगा कि ये व्यक्ति फेल गया उसकी लाइफ में, तो उसमें 5 या 10 रीजन होंगे, बट उसमें एक की रीजन क्या है? लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज। और वो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं था, उसी वजह से उसने इमोशनल डिसीजन लिया, बिजनेस में कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया या गलत लोन ले ली, ओके, और उसकी वजह से वो व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई। और फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाती है तो हम उसको कहते हैं व्यक्ति उसकी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। Good, very good. So I am sure that this video will help you to drive more number of practical application as well as to introduce you for your client about new journey. तो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करें डिस्कशन को। तो अभी आपने जुलाई में ज्वाइन किया है, जुलाई अगस्त सितंबर, या मैं अगस्त से स्टार्ट करूं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड तक 30 नवंबर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड उसके बाद अनदर 6 मंथ में हम हमारी 4 एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम टारगेट लेके चलते हैं कि हम जून 2022 तक हमारा सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे, ओके। तो आपका सीएफपी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो गया जून 2022, और समझो कि जून 2025 में हम एक बार फिर से डिजिटल मीटिंग करते हैं। तो क्या क्या आप अपने प्लान ऐसे जो आपने डिसाइड किए जो आप उस समय अचीव कर लेंगे जून 2025 में? सर मेरा तो प्लान यही है कि जो मैंने लर्न किया है, जो मैंने अचीव किया है, ठीक है, टेक्निकल और सॉफ्टवेयर स्किल, तो वो मैं खुद पे भी अप्लाई करूँ और जो मेरे एग्जिस्टिंग और सभी क्लाइंट है उसमें भी मैं अप्लाई करूँ। और जिस क्लाइंट का भी मैंने अभी तक नहीं किया है फाइनेंशियल प्रॉपर प्लान, ठीक है, तो उस सभी को मैं कवर कर लूँ कि एटलीस्ट एक प्लान तो हम कर सकते हैं कि कैसे प्रॉपर प्लान होना चाहिए। तो वो वेरी गुड टारगेट है कि सभी क्लाइंट का मैं ये कर सकूं। यस, और आपके लिए तो ऑटोमेटिकली आपकी एसआईपी बुक डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने समझो कि नेक्स्ट 3 ईयर में आपके 800 एग्जिस्टिंग क्लाइंट को एक स्टैंडर्ड फाइनेंशियल प्लान भी बना दिया। हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिव की बात नहीं कर रहे जिसमें स्टैंडर्ड में उनके रिटायरमेंट के गोल है, बच्चों के हायर एजुकेशन के गोल है, बच्चों के मैरिज के गोल है, उनका इंश्योरेंस का गोल है, वैकेशन का गोल है, जो एक मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेसिक नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी का ही आपने प्लानिंग कर दिया और उसी की वजह से वो क्लैरिटी आई, उनको शॉर्टफॉल आइडिया आया और हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा ऐसा ही बुक ऐसे ही 3 साल में हम डबल कर सकते हैं।
ओके गुड। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँ तो क्या एक इम्पोर्टेंट की मैसेज आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को देना चाहते हैं जो अभी तक आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहता हूँ कि हम कोई भी इन्वेस्टमेंट जब इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो लॉजिक के साथ करे, नहीं कि इमोशनल के साथ। और प्रॉपर प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, यही एक मैसेज देना चाहता हूँ। तो मैं उसको एक बार और बताऊं तो आइदर इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए कि वो वत्सल पटेल जो अभी वो एक सीएपी ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट 4 मंथ में या नेक्स्ट 2 मंथ में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, देन ही इज कॉम्पिटेंट टू प्रिपेयर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान। तो यहाँ पे आप उनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो वत्सल पटेल या पटेल इन्वेस्टमेंट आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करने वाले हैं। आप ऐसे ही फोन करते हैं मुंबई बेस्ड कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को कि मुझे मेरा फाइनेंशियल प्लान बनाना है, तो इट विल बी अ स्टार्टिंग फी ऑफ 10-20,000। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लान बनाने की फी चार्ज करेंगे, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको जैसे आप अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी प्रोडक्ट सर्विस वो एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे उसकी अलग से फी चार्ज करेंगे। जबकि वत्सल पटेल एज ए एग्जिस्टिंग क्लाइंट जिन जिन आप सबने पिछले 15-20 साल से पटेल इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा ट्रस्ट रखा है और पटेल इन्वेस्टमेंट को ग्रो किया है, तो पटेल इन्वेस्टमेंट आपको एक ये फ्री सर्विस ऑफर कर रहा है कि जहां पे आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान वत्सल पटेल बना के देगा, जिसका मिनिमम स्टार्टिंग फी 10-20,000 होगा। और वत्सल पटेल को भी कुछ क्वेरीज है तो ही इज एनरोल्ड विथ मी right now. Vatsal Patel is investing approximately total 1,000 hours and 2 lakh rupees monetary investment in next 12 month period। क्यों कर रहा है कि वो अपने स्किल्स को वो अपग्रेड कर सकता है, टेक्निकल स्किल को, सॉफ्ट स्किल को, और जो प्लान बनाता है उसमें कुछ क्वेरीज आई तो वो उनके मेंटर केयूर शाह मेरे साथ डिस्कस करके मैं उसको क्वेरी सॉल्व करके दूंगा। तो इनडायरेक्टली जब आपका फाइनेंशियल प्लान बनता है तो वो इट इज बैक बाय द सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो ऐसा नहीं है कि वत्सल ने बनाया इसका मतलब कि वो बेसिक लेवल का है, नहीं। वत्सल का फाइनेंशियल प्लान होगा वो इज इक्विवेलेंट टू एनी 10-year एक्सपीरियंस सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, यानी कि 10 साल पुराना कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एक 20-25,000 चार्ज करके प्लान बनाता है और जो क्वालिटी प्रेजेंट करेगा इतनी ही क्वालिटी वत्सल पटेल के प्लान में रहेगी, बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग हिज गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन अक्वायरिंग द नेसेसरी स्किल। एंड कहीं पे कुछ क्वेरीज है तो वो उनको उनके मेंटर केयूषा वो सपोर्ट करते हैं टू सॉल्व हिज प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट क्वेरीज। वत्सल आप सेकेंड जनरेशन यंग इंडिपेंडेंट म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस एडवाइजर है। ओके, कहीं ना कहीं आपकी फर्म बहुत अच्छा कर रही है। ओके, जनरली हमने देखा है 99 आउट ऑफ 100 में बात करूं तो हमेशा ऐसा सोचता है गुड टाइम है तो क्यों कुछ पढ़ने की जरूरत है, बैड टाइम है तो पैसा नहीं है, टाइम गुड टाइम में टाइम नहीं है क्योंकि बिजनेस अच्छा है, पैसा है, कई बार बैड टाइम में टाइम है तो पैसा नहीं, मूड नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा इंस्पिरेशन रहा कि आपका एक अच्छा फर्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग फर्म राइट नाउ पटेल इन्वेस्टमेंट, तो आपकी फर्म का एक अच्छा टाइम चल रहा है, आपकी फर्म एक 200 करोड़ प्लस म्यूचुअल फंड के एयूएम पे बैठी है, तो फिर भी क्यों आपको सीएफपी करने का मन हुआ, एक अच्छा टाइम इन्वेस्ट और मनी इन्वेस्ट करने का मन हुआ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में? सीएफपी करने का एक ही रीजन है कि जो क्लाइंट ने हमारे पर ट्रस्ट किया है, ठीक है, तो हमें भी हमारे नॉलेज और स्किल को अपग्रेड करना पड़ता है, तभी हम उसको कुछ नया दे सकते हैं और उसको जो प्रॉपर चाहिए होगा वो हम उसको दे सकते हैं। और अभी टाइम है कि हम कर सकते हैं, बाद में मान लो कि एक बार बिजनेस में फुलफिल हो गए तो ये टाइम निकालना थोड़ा कंजस्टेड हो जाता है। और सीएफपी और उसके साथ और उसके बाद भी आपके साथ आपके पास से सीएफपी करना वो भी एक अलग बात है कि हमारा जो स्किल है वो अपग्रेड होती है, नॉलेज अपग्रेड होता है और वो इनडायरेक्टली क्लाइंट को भी बेनिफिट होता है।
आपकी बात सही है, बट आज के डेट में 99 आउट ऑफ 100 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या इंश्योरेंस एजेंट ऐसा सोचते हैं कि हमें तो कंपनी फ्री में दे रही है ट्रेनिंग, ओके, तो हम पैसा क्यों खर्च करें। पर कंपनी जो दे रही है फ्री में वो कंपनी के ओरिएंटेड ही होगा, या तो फिर वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होगा, वो उसमें हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता है। या जो हमें पूरा चाहिए, मान लो कि कोई भी कंपनी हमें देती है कि फंड मैनेजर भी मीटिंग रखता है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट के ओरिएंटेड होती है। एनएफओ आएगा तब मीटिंग होगा। यस यस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक प्रोडक्ट ही सही है। गुड, वेरी गुड। तो मैं कंक्लूड करूं मीटिंग को यंग एमएफडी या इंश्योरेंस एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि एक मैन्युफैक्चरर है, वो एएमसी है या इंश्योरेंस कंपनी है, वो आपको एक सेल्स एजेंट की तरह ट्रीट करती है, तो वो आपको ऐसे ही बातें बताएगी जिसे आप जाके इमीडिएटली बेच सके। बट आपको समझना है कि आप वहां पे क्लाइंट के पास जाते हैं इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, तो आप वो एक लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आपका सिर्फ सेल्स एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन का थॉट होना चाहिए। नया एनएफओ आया, मैं क्लाइंट के पास गया और बातें कर रहा हूँ बड़ी बड़ी नया एनएफओ के बारे में, ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है। बैलेंस एडवांटेज फंड 5 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, और आज भी एनएफओ आया। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एनएफओ आया तो नया है तो मैं बेचूं, ओके, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो मुझे तो क्लाइंट के पास जाके मुझे सॉल्यूशन देना है, और जैसे अभी वत्सल ने पूरा प्लान प्रेजेंट किया, वो हमने क्या किया, सॉल्यूशन बनाया ना। हमने कहीं पे प्रोडक्ट की बात ही नहीं की, हमने सॉल्यूशन बनाया। क्लाइंट की क्या इंपॉर्टेंट लाइफ के गोल्स है उसको आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसका इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस कैलकुलेट किया, उसको 4 सिनेरियो दिया। क्लाइंट कंजर्वेटिव है तो क्लाइंट कैन गो इनटू अ 6% एक्सपेक्टेड रिटर्न and invest into a bank FD, LIC endowment plan, okay, and happily can achieve। वो अफोर्ड कर सकता है हर महीने इन्वेस्टमेंट, तो वो बैंक FD या RD और PPF या इंश्योरेंस प्रोडक्ट से भी कर सकता है एंडोमेंट से। बट क्लाइंट नहीं अफोर्ड कर सकता है, और क्लाइंट कुछ लगता है लॉन्ग टर्म गोल है, मैं रिस्क लेना चाहता हूं, तो वो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि उसके लिए पहले इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉर्पस इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका व्हीकल इंपॉर्टेंट है। आज आप भावनगर से मुंबई आना चाहते हैं तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप ट्रेन से आ सकते हैं, दूसरा बाई रोड से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं या कार से आ सकते हैं बाई रोड, तीसरा फ्लाइट से भी आ सकते हैं, चौथा हो सकता है बाई शिप भी आ सकते हैं, ओके, अभी है नहीं बट आगे जाके हो सकता है। तो क्लाइंट विल डिसाइड कि उसके लिए क्या कन्वीनियंस है, ओके। तो ऐसे ही हमारे लिए डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट। तो अभी तो बिना डेस्टिनेशन सोचे हम, कोई बोलता है कि अभी नया शिप स्टार्ट हुआ है, चलो उसमें बोर्ड कर लो या नई कार आई है, उसमें नया रोड बना है, नया रोड पे चले जाओ। पर नया रोड पे जाने का मतलब क्या, आपके लिए रॉन्ग डायरेक्शन है, तो नया रोड तो रॉन्ग यानी कि मिस सेलिंग हो गया ना। आप रियलाइज करें ये तो मैं गलत जगह पे पहुंच गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपको काम करना है। तो आपको एक गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग सीखना चाहिए, जिससे आप क्लाइंट को एक सही क्वालिटेटिव सॉल्यूशन दे सकते हैं, जिसमें विन विन सिचुएशन है, जहां क्लाइंट को बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। गुड, थैंक यू वेरी मच वत्सल कि आप ये आपने एनरोल किया, आपने एक अच्छा लर्निंग कर रहे। आई एम वेरी हैप्पी दैट के सिंस लास्ट 2 मंथ आप एक अच्छा कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर रहे। जो भी आपने, आपके जो बिजी शेड्यूल्स है आपके पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के, वो बीच में आप एवरेज 20 आवर्स पर वीक टाइम दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो आई एम श्योर दैट के यू विल कंटिन्यू फॉर अनदर 8 to 10 months and hope ke will complete this CFP certification journey by June 2022. Okay, so thank you very much for coming on this platform and sharing your honest and interesting story. I am sure that this is going to be helpful to your existing client as well as young independent distributor, those who are planning to create a long-term success. Okay, thank you very much for joining. Thank you, sir. Okay, bye, take care. Yes.